Morning, everyone. So in the last class we were dealing with the with the crime. ठीक है, हमने आईपीसी के कुछ सेक्शन समझे थे, हमने जनरल डिफेंसेस समझे थे। जनरल डिफेंसेस जो हैं आपके, वो है आपके सेक्शन 76 से लेके 105 तक, जिसमें हमने समझा था कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब हम क्राइम कमिट कर देते हैं। ठीक है, क्राइम होता है लेकिन फिर भी उस क्राइम के लिए हमें सजा नहीं मिलती, तो वो किस कैटेगरी में डाल रखा है हमारे आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, वो डाल रखा है जनरल एक्सेप्शंस के अंदर, या फिर जिसे हम जनरल डिफेंसेस भी ले सकते हैं। जैसे जिसके अंदर हमने पढ़ा था इंसेनिटी, यानी कोई पागल इंसान, अगर किसी पागल इंसान से कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो उस चीज के लिए उस इंसान को सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उस इंसान को वो क्राइम समझने की कैपेबिलिटी ही नहीं थी, वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उससे कोई क्राइम कमिट हो गया है। वैसे ही हमने एक चीज और समझी थी, वो थी आपकी कि अगर किसी ऐसे इंसान से जो कि छोटा बच्चा है या 5 या 6 साल के इंसान से अगर कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो उसे हम ये नहीं कह सकते, उसे हम सजा नहीं दे सकते। क्यों सजा नहीं दे सकते? क्योंकि वो 6 या 7 साल का बच्चा ये नहीं समझ सकता कि उससे कोई क्राइम कमिट हो गया है, और इसीलिए इस तरीके से बहुत सारे एक्सेप्शंस थे। जैसे कि एक एक्सेप्शन ये भी था कि कई बार जो एक्ट हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, वो क्राइम है, ठीक है, लेकिन क्या है, वो क्राइम उस समय, उस सर्कमस्टांसेस में, उन हालातों में जरूरी है। जैसे जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जैसे 4 घर हैं, ठीक है, ए बी सी डी, चारों घर आसपास हैं, ठीक है, ये ए का घर, ये राम का घर है, ये श्याम का घर है, ये सीता का घर है, ठीक है। अब जब राम के घर में आग लगी, ठीक है, तो बाहर एक पर्सन था, उसने आके क्या किया, जो बीच वाला घर था उसे गिरा दिया ताकि वो आग लगने से बचा सके, आग को और आगे बढ़ने से बचा सके। किसी का घर गिराना या किसी के घर को बर्बाद करना गलत है, वो भी एक क्राइम है, लेकिन हमने वो किया ताकि हम उस आग को वहीं रोक सके, ठीक है। फिर एक जो डिफेंस हमने समझा था वो था प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, या सेल्फ डिफेंस जिसे आप कहते हैं, ठीक है, सेल्फ डिफेंस जिसे आप कहते हैं, सेल्फ डिफेंस, ठीक है, वो बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बहुत सारे हमें पॉइंट्स भी देखे थे। जब हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, ओके, जब हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, अपने आप को बचाने की, अपने बचाव के लिए। कल को आपके पास आकर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिससे आपको कोई ज्यादा हर्ट पहुंच सके, ज्यादा आपको नुकसान पहुंच सके, तो आप क्या अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि भाई वो इंसान मुझे मारना आ रहा था, अपने आप को बचाने के लिए मैंने उसे मारा, ठीक है, तो ये सेल्फ डिफेंस है, ठीक है। लेकिन ये सेल्फ डिफेंस जो है, ये कब तक एप्लीकेबल होगा, ये कब तक लागू होगा? तब तक ही जब तक आपको डर है कि सामने वाला आके मुझे मार सकता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं इसका, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कुत्ता था, ठीक है, जो आप पे भौंक रहा था, धीरे धीरे आपके वो पीछे आ रहा था, आपको काटने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। वो कुत्ता जो था वो आपके पड़ोसी का था, आप अपना वॉक पे जा रहे थे, पीछे पीछे वो कुत्ता भी आपके आया। अब आपके पास क्या थी? एक बंदूक थी। जैसे वो कुत्ता आपको लगा कि अरे ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हुआ, तभी उसने क्या हुआ, एक बंदूक जो है, एक गोली जो है हवा में चलाई। जैसे ही उसने गोली हवा में चलाई, उस पर्सन ने, कुत्ता डर के उल्टा भागने लगा, और जब वो कुत्ता उल्टा भागने लगा तब उस पर्सन ने उस कुत्ते पे गोली चलाई। तो अब इस केस में अगर हम देखें, क्या जो काम उस पर्सन ने किया वो सेल्फ डिफेंस में आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब उसने गोली चलाई तब तक वो कुत्ता उल्टा भाग रहा था, तो उस समय हमें गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय जो डर था कि हमें एक कुत्ता मार सकता है वो खत्म हो गया था। जैसे ही कुत्ता उल्टा पलट के भागने लगा, वहीं पर वो डर
खत्म हो गया, तो आपको गोली चलाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ क्या बात हो रही है कि हाँ आपको सेल्फ डिफेंस है, लेकिन हम इस सेल्फ डिफेंस को, अपने आप को बचाव करने की इस डिफेंस को कब यूज कर सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा सिचुएशन के अनुसार, कि क्या हालात है जिसमें हम ये सेल्फ डिफेंस जो है उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें जरूरी है, एक तो एप्रीहेंशन होना चाहिए, ठीक है, एप्रीहेंशन होना चाहिए, डर होना चाहिए, ठीक है, कि ये इंसान मुझे मार सकता है। जैसे ही वो डर खत्म हो जाता है, वैसे ही आपके पास जो पावर है ये सेल्फ डिफेंस की, वो वहीं खत्म हो जाती है। अगर आपने गोली तब, अभी दूसरा इंस्टेंस लेते हैं, ये गोली अगर आपने तब चलाई होती जब कुत्ता बिल्कुल आपको काट रहा था या आपको पकड़े हुए था, नहीं छोड़ रहा था, उस समय गोली चलाई होती, तो हम इसे सेल्फ डिफेंस में मानते, क्योंकि उस समय ये डर था कि अब ये मुझे खा जाएगा, काट लेगा। लेकिन जब वो पलट के भागने लगा, उस समय वो डर खत्म हो गया था। ठीक है, अब ये जो सेल्फ डिफेंस है, ये हमें हमारी बॉडी के लिए, हमारे खुद के शरीर के लिए, या फिर हमारी प्रॉपर्टी के लिए मिलता है। अगर कल को कोई आके मेरी प्रॉपर्टी पे इस तरीके का काम कर रहा है, मेरी प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचा रहा है, तब भी मैं सेल्फ डिफेंस का उपयोग कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट क्लास में हमने आपके सेल्फ डिफेंस, जनरल डिफेंसेस जो है वो उनको पढ़ा था। आज जो अब हम पढ़ेंगे वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, सबसे पहले तो ये शब्द कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी को समझेंगे। जो ये शब्द है कॉन्स्पिरेसी, इसका मतलब क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2-3 दोस्त होते हो, आप लोग कुछ शैतानी करने की सोच रहे हो कि आज टीचर के मजे लेंगे या किसी पर्सन को परेशान करेंगे, तो आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो कि कैसे परेशान करेंगे, हम ऐसा क्या करेंगे, अच्छा तू ये बोलना, मैं ये बोलूंगा, फिर इस तरीके से उसे परेशान करेंगे। इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीजें जो होती है उसे हम कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं। अब जब हम लॉ की बात करते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक शब्द होते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, अगर वो उस एक्ट में हो रही हैं तो ही हम उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कहाँ गिवन है, कहाँ दी हुई है हमें, सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 120A के हमें गिवन। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी कब होगा, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग जरूरी है, 2 या 2 से ज्यादा। अकेला आदमी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। कॉन्स्पिरेसी किसके साथ, किसी के साथ मिलकर ही तो करोगे, ठीक है, किसी के साथ हम मिलके ही कोई कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग, ठीक है, मिलकर क्या कर रहे हैं, या तो कोई इलीगल एक्ट होने की बात कर रही है, when 2 or more persons agrees to do or cause to be done an illegal act, कोई इलीगल एक्ट करने की बात कर रहे हैं कि क्या काम करेंगे, ऐसा कोई एक्ट जो हमारे लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, जो हमारे लॉज बने हुए हैं, जो हमारे कानून है, गैर कानूनी है। ठीक है, कोई भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, या फिर एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स। अब इसका मतलब क्या है, कोई भी ऐसा एक्ट जो गैर कानूनी नहीं है, ठीक है, बट बाय इलीगल मीन्स, वो जो काम कर रहे हो आप वो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जिस जरिए से कर रहे हो वो गैर कानूनी है। ठीक है, जो आप प्रोसेस ले रहे हो, जो जरिया ले रहे हो करने का, वो गैर कानूनी है। और इस तरीके का जो अग्रीमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब समझ में आया, या तो कोई गैर कानूनी काम, या फिर कोई ऐसा काम जो गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जिस जरिए से आप कर रहे हो वो गैर कानूनी है। ठीक है, तो अगर ये सब इस तरीके के काम में 2 या 2 से ज्यादा लोग जो हैं उसमें शामिल हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, ये कहाँ गिवन है आपके, ये गिवन है आपके सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी के अंदर। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जरूरी चीजें क्या है, क्या ऐसे जरूरी चीजें उसमें होनी चाहिए तभी हम जो है
उस पर्टिकुलर एक्ट को कॉन्स्पिरेसी मानेंगे। सबसे पहली चीज, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने जरूरी होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है, क्या सिर्फ एक आदमी को हम सजा दे सकते हैं, ठीक है। कन्विक्शन यानी सजा देना, ठीक है। क्या हम किसी एक आदमी को, अगर 3-4 लोग शामिल हैं कॉन्स्पिरेसी में, तो क्या हम किसी एक आदमी को सजा सुना सकते हैं, ठीक है, कन्विक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि क्या सिर्फ एक आदमी, 4 लोग कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, तो क्या सिर्फ एक आदमी को सजा मिल सकती है, ठीक है। तो अब ये यहाँ क्या बोल रहे हैं कि यहाँ सवाल क्या होता है, यहाँ सवाल क्या है कि आउट ऑफ 3 कन्विक्ट्स क्या एक को सजा मिल सकती है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले जो रूल था वो क्या था कि 2 person at first there's a rule that there is no punishment, ठीक है। अगर सिर्फ एक आदमी को कन्विक्ट किया जा रहा है, अगर सिर्फ एक आदमी को सजा का पात्र माना गया है, तो बाकी लोगों को कोई सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन भीमदार प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, इट वाज हेल्ड दैट कोर्ट कैन कन्विक्ट ओनली 1 person, ठीक है। अगर हम पहले बात कर रहे थे तो ये हो रहा था कि नहीं, सिर्फ एक आदमी नहीं, कॉन्स्पिरेसी का मतलब ही ये है 2 या 2 से ज्यादा। अगर सिर्फ एक आदमी है तो उसे हम कॉन्स्पिरेसी कह ही नहीं सकते, फिर वो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्पिरेसी को जब हमने समझा तो वहां ये स्पेसिफिकली मेंशन था कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होने जरूरी है। लेकिन ये जो केस आया भीमधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि हाँ, हम कॉन्स्पिरेसी के लिए भी, ठीक है, हम कॉन्स्पिरेसी के लिए भी सिर्फ एक आदमी को जो है कन्विक्ट कर सकते हैं। पहले ये बात कह रहे थे कि अगर सिर्फ एक आदमी है तो उसे हम कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में डालेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन भीमधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में बोला गया कि नहीं, ठीक है, एक आदमी को भी हम सजा सुना सकते हैं। फिर आया आपका इलीगल एक्ट, ठीक है। कोई गैर कानूनी काम करना जरूरी है, कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई गैर कानूनी काम करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम इसे कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं कर सकते। फिर है इलीगल मीन्स, जरिया, जिस जरिए से आप कर रहे हो, ठीक है, वो गैर कानूनी होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक आदमी है, वो एक लड़की से शादी करना चाहता है, ठीक है। अब शादी करना गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन शादी करने के लिए वो क्या कर रहा है, उस लड़की को अबडक्ट कर रहा है, उसे भगा रहा है, ठीक है, जबरदस्ती उससे भगा रहा है। तो ये जो जरिया है शादी करने का, वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्ट है, शादी करने का काम गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो शादी करना चाह रहा है, जिस तरीके से वो उस लड़की को भगा के शादी करना चाह रहा है, वो गलत है, ठीक है। फिर आया उसका, फिर दूसरी चीज जो जरूरी है, अगली चीज, वो है ओवर एक्ट, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा काम करना, ठीक है, जो पनिशेबल हो, जिसके लिए सजा है, ठीक है, वो क्या होगा, वो उसे हम बोलेंगे ओवर एक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज दी पनिशमेंट, क्या मिलती है इस कॉन्स्पिरेसी की। यस धीरेन्द्र, आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चैट में लिख के मुझे बता सकते हैं, जो भी आपको इशू है, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं पनिशमेंट की, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको मिलेगी, ठीक है। अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए सजा आपको कहाँ मिलेगी, सेक्शन 120B में मिलेगी। अब इसमें सजा कितनी बता रखी है, ठीक है, ऑल कॉन्स्पिरेसीज दैट आर कवर्ड विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और विद फाइन, 6 महीने की जेल की सजा या फिर फाइन, ठीक है। तो ये सजा है आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरी कैटेगरी है कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, कौन कौन से ऐसे क्राइम है जो आप कर सकते हो अगेंस्ट दी स्टेट, ठीक है। तो पहला जो है वो है वेजिंग वॉर, ठीक है, और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर, ठीक है। जो हम सरकार के अगेंस्ट हम कुछ वॉर जैसी, लड़ाई जैसी कर रहे हैं,
ठीक है, या फिर लोगों को या तो कोशिश कर रहे हैं लड़ाई की, या लड़ाई चालू कर दी है, या फिर लोगों को हम उकसा रहे हैं कि सरकार के अगेंस्ट बोलो, तो वो है वेजिंग वॉर। ठीक है, उसके बाद है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस। ठीक है, जैसे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि हम कैसे सरकार के अगेंस्ट जा सकते हैं, कैसे लोगों को भड़का सकते हैं कि वो सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाए। ठीक है, फिर है आपके आर्म्स कलेक्ट करना ताकि हम वॉर कर सके। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपको सरकार के अगेंस्ट वॉर करनी है, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करनी है, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको आर्म्स वगैरह इकट्ठे करने होंगे सरकार के अगेंस्ट। ठीक है, डिजाइन करना यानी कैसे सारी स्ट्रेटेजी तैयारी करना, प्लानिंग करना कि कैसे हम सरकार के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को या गवर्नर को असॉल्ट करना। ठीक है, उन्हें धमकाना, उन्हें मारने की, उनको वो डराना धमकाना। ठीक है, उन्हें रोकना कि वो अपना काम ढंग से ना कर पाए। ठीक है, या फिर सेडिशन। अब ये जो सेडिशन शब्द है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार हम सुनते हैं ना, इसके अगेंस्ट सेडिशन का केस लगा दिया, इसके अगेंस्ट सेडिशन का केस लगा दिया। तो ये सेडिशन है क्या? ठीक है, सेडिशन क्या है आपका? ऐसा कोई एक्ट, भले ही आपने कोई बोला हो या किया हो या सिंबल्स के थ्रू, जिसके लिए आप लोगों को भड़का रहे हो। ठीक है, सरकार के अगेंस्ट लोगों में जो है एक दूसरे के प्रति ऐसी भावनाएं पैदा कर रहे हो जिससे कि वो आपस में लड़े। ठीक है, तो ये क्या है? सेक्शन 124A है, जो कि बात करता है सेडिशन की। अभी सेडिशन के लिए बहुत बार बहुत सारे लोगों को अंदर कर देते हैं। ठीक है, आपने ऐसी कोई स्पीच दी जिससे आप लोगों को भड़का रहे हो ताकि वो आपस में लड़े या फिर सरकार के अगेंस्ट कुछ बोले। ठीक है, जैसे जो भी आपके सरकार के अगेंस्ट है ना, रिबेल कर सके, उनके अगेंस्ट जा सके। ठीक है, तो ये सब क्या है? सेडिशन का। सेडिशन के लिए इस समय जैसे आपके अभी रिसेंटली विनोद दुआ जो जर्नलिस्ट थे, उनके ऊपर सेडिशन का केस लगाया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, अब इस तरीके की बातों पे अगर आप सेडिशन के चार्जेस लगाओगे तो लोगों का आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सेडिशन का देखते हो, सेडिशन की डेफिनेशन देखोगे, ठीक है, तो सेडिशन की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, कि कोई भी इंसान, ठीक है, या तो कुछ ऐसा बोलकर या लिखकर या फिर सिंबल के थ्रू, साइन के थ्रू, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ भी पेंटिंग बना के या कुछ भी, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, कि लोगों में हेट्रेड की भावना, ठीक है, नफरत की भावनाएं भड़का रहे हो। ठीक है, उनके उनके अंदर सरकार के अगेंस्ट जो है डिसअफेक्शन की भावनाएं भड़का रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम सेडिशन बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए पनिशमेंट कितनी मिल सकती है? इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, और टू विच फाइन में बी एडेड, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years। ठीक है, या तो आजीवन कारावास या फिर 3 साल के लिए। ठीक है, इस तरीके की सजा जो है आपको सेडिशन के लिए मिल सकती है। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो मिल सकता है। अब आते हैं अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो क्या है? पब्लिक ट्रैंक्विलिटी यानी हम लोगों के प्रति कुछ करना चाह रहे हैं या लोगों को शामिल करके। जैसे इसमें पहला है अनलॉफुल असेंबली। असेंबली का मतलब क्या होता है? अनलॉफुल असेंबली यानी यहाँ पे कितने लोग जरूरी है? 5 या 5 से ज्यादा। जो अभी पहले हमने कॉन्स्पिरेसी पढ़ी, उसमें कितने लोग जरूरी थे? 2 या 2 से ज्यादा। अनलॉफुल असेंबली में कितने लोग जरूरी है? 5 या 5 लोगों से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 या 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे होके, ठीक है, असेंबल का मतलब, असेंबली का क्या मतलब है? असेंबल होना, इकट्ठे होना। ठीक है,
5 या 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे होके कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, उनका एम क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों वो असेंबल हो रहे हैं, ठीक है। अगर उनका एम कुछ ऐसा है कि वो सरकार के अगेंस्ट जो है कुछ फोर्स यूज कर सके, ठीक है, कुछ क्रिमिनल फोर्स यूज कर सके, ठीक है, या फिर सरकार कोई लॉ लाना चाहती है या कुछ भी करना चाहती है उसको रेजिस्ट कर सके। जैसे कि आपके अभी जैसे आपके ये फार्मर्स वगैरह जो किसान लोग थे वो इकट्ठे हुए थे, ठीक है, तो वो क्या चाह रहे थे कि नहीं, हम कैसे भी करके हम ये लॉ जो है वो पास नहीं होने देंगे, जो फार्म लॉज है उन्हें पास नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यही उनका मकसद था, ठीक है, ताकि वो रेजिस्ट कर सके कोई भी लॉ को या कोई भी लीगल प्रोसेस को, या फिर कुछ ऐसा मिसचीफ करना, कहीं किसी और की प्रॉपर्टी में घुसना, क्रिमिनल ट्रेसपास करना, ठीक है। तो कोई भी 5 या 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे होके इस तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं जो गलत है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। आप ऐसा इकट्ठे होके ऐसा काम कर रहे हो जो अगेंस्ट द लॉ है, जो लॉ के अनुसार नहीं है, ठीक है, अनलॉफुल है, तो इसीलिए आप लोग इकट्ठे हो रहे हो। तो ये क्या है, अनलॉफुल असेंबली है। और यहाँ पे इस सेक्शन 141 में उन्होंने डिफाइन कर रखा है कि अनलॉफुल असेंबली क्या है, किसे हम अनलॉफुल असेंबली कहेंगे, जब 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होके कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि गलत है, चाहे वो सरकार के अगेंस्ट है, चाहे कोई लॉ वो पास नहीं होना चाहते, या किसी और की प्रॉपर्टी पे या क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, अनलॉफुल असेंबली है। Now next is सेक्शन 142 बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगर आप कोई भी पर्सन जो पार्ट है उस असेंबली का, ठीक है, उसके बारे में बता रखा है, ठीक है, जो भी इंसान पार्ट है उस अनलॉफुल असेंबली का उसे सजा मिलेगी, ठीक है, उसे सजा मिलेगी। कोई भी पर्सन जो उस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करता है, ठीक है, किसी डेडली वेपन्स के साथ, जैसे पिस्टल्स के साथ, चाकुओं के साथ, कुछ भी ऐसा जिससे आप सामने वाले को हार्म पहुंचा सकते हो, ठीक है, या फिर जो कि कंटिन्यू कर रहा है अनलॉफुल असेंबली, ये जानते हुए, नोइंग दैट इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, ठीक है, आप जानबूझ के एक ऐसे ग्रुप में शामिल हो रहे हो जहां आप जानते हो, जिसे कहा गया है कि ये ग्रुप अभी के अभी खत्म होना जाना चाहिए, फिर भी आप उस ग्रुप के पार्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 146 जो बात कर रहा है राइट्स की, ठीक है। जब भी ये ग्रुप ऑफ पीपल जिन्हें हम अनलॉफुल असेंबली बोल रहे हैं, वो कुछ भी ऐसा काम करते हैं, वायलेंस करते हैं, मार धाड़ करते हैं, चीजों को जलाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रायट्स। रायट्स यानी, राइट को क्या बोलते हैं, दंगे, ठीक है, राइटिंग यानी दंगे करवाना, आप दंगे करवा रहे हो, ठीक है, 5 या 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे होके क्या कर रहे हैं, दंगे करवा रहे हैं, तो वो राइटिंग है। अब पनिशमेंट क्या है राइटिंग की, ठीक है, क्या क्या पनिशमेंट हो सकती है, ठीक है, जो भी बंदा, जो भी पर्सन जो है इन दंगों को कराने में शामिल है उसे सजा मिलती है, ठीक है, वो सजा कितने साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, या फिर फाइन उस पे चार्ज होगा, या फिर 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज, अगर आप दंगे कर रहे हो किसी वेपन के साथ, किसी ऐसी चीज के साथ, जैसा आप गोलियां यूज कर रहे हो, आप चाकू यूज कर रहे हो, जिससे कि सामने वाले को क्या हो सकती है, हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है। फिर है यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज गिल्टी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, जैसे 5-6 लोग थे, 6-7 लोग थे, उन्होंने सोचा हम दंगे करें। अब उसमें से एक आदमी क्या काम कर रहा था, एक आदमी सिर्फ इतना काम कर रहा था कि वो गाड़ी लेके बाहर खड़ा था गेट पर, जो मेन जो था, कि ये देखने के लिए कि भाई कहाँ से पुलिस आ रही है या कोई हेल्प आ रही है, कुछ भी, ठीक है, तो इस तरीके से वो बाहर खड़ा था, वो दंगे कराने में शामिल नहीं था, ना वो किसी को मार रहा था, ना वो किसी को पीट रहा था, लेकिन फिर भी उसको सजा मिलेगी,
वो भले ही कोर्ट में जाके ये बोलेगा कि नहीं मैं तो सिर्फ गाड़ी में बैठा था, मैंने किसी भी वेपन को हाथ नहीं लगाया, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, मैं तो सिर्फ बाहर खड़ा था, लेकिन फिर भी उसे सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो उन्हीं लोगों में शामिल था, उन्हीं लोगों का वो पार्ट था। भले ही उसने किसी को मारा नहीं, भले ही उसने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन फिर भी उसे सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी उसे उस चीज की सजा? क्योंकि वो उन लोगों के साथ शामिल था, उन लोगों का पार्ट था। ठीक है। उसके बाद ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो जानबूझ के उस असेंबली में शामिल रहता है, ये जानते हुए भी कि ऑर्डर्स है कि वो असेंबली को खत्म करो, वो ग्रुप को खत्म करो, फिर भी वो उसके अंदर शामिल रहता है, ठीक है, तो उसे वो सजा मिलेगी। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका, वो है सेक्शन 153A। 153A क्या बात कर रहा है? जहाँ पे जो जनता है, आपकी जनरल पब्लिक है, उनमें क्या ऐसी भावनाएं पैदा करना जिससे वो क्या है, जिससे क्या है, वो अपने आप को अलग समझे। अब जैसे लोगों में भड़काना कि तुम इस रिलीजन के हो, ठीक है, या इस कास्ट के हो, या फिर यहाँ पे तुम्हारा जन्म हुआ है, यहाँ पे तुम रहते हो, तुम ऐसी भाषा बोलते हो, इन सब ग्राउंड्स के ऊपर जो है लोगों को भड़काना कि देखो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, देखो क्योंकि तुम इस रिलीजन के हो इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, या फिर तुम इस जगह पे हो, इस जगह पे पैदा हुए हो इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम यहाँ रहते हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, क्योंकि तुम वहां के लोग हो, तुम क्योंकि तुम बाकी इंडिया जैसे नहीं दिखते हो, या फिर तुम दिखते ऐसे हो, इसलिए उनको अलग, उनमें भड़काना, इस तरीके की चीजें लोगों में भड़काना। ठीक है, तो वो क्या है, सेक्शन 153A में गिवन है। नाउ हम आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, यानी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अगेंस्ट जो ऑफेंसेस की बात हो रही है कि उसके अगेंस्ट क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट कोई भी आप ऑफेंस कर रहे हो तो वो कहाँ गिवन है? वो गिवन है आपके चैप्टर 16 के अंदर। चैप्टर 16 और आईपीसी कोड ऑफ इंडियन पीनल कोड जो है वो किससे डील करता है? अगर हमारे शरीर के साथ, हमारी बॉडी के साथ कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो। अब इसके अंदर जो ये ह्यूमन बॉडी है इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है मर्डर, ठीक है, एक है आपका कल्पेबल होमिसाइड। अब ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है और इनका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार है ना आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या अंतर है। जैसे जब हम होमिसाइड की बात करते हैं, ठीक है, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर को हम दो चीजें बोल सकते हैं, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसमें क्या है ये सब चीजें अब हम समझेंगे। होमिसाइड जो है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया शब्द है? वो लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ शब्द है, जिसको दो में डिवाइडेड है, होमो और साइड, सेडर। ठीक है, अब ये जो होमो शब्द है इसका मतलब क्या है? मैन, इंसान। और सेडर का मतलब क्या है? टू कट और किल, किसी को मारना। ठीक है, तो पूरा जब मिलाएंगे तो क्या मतलब होगा? इंसान को मारने को हम क्या बोलते हैं? होमिसाइड। होमिसाइड का क्या मतलब है? एक इंसान का दूसरे इंसान को मारना, यही होमिसाइड है। ठीक है, तो होमिसाइड मीन्स द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान जो है दूसरे इंसान को मारना, उसे हम क्या कहते हैं? होमिसाइड बोलते हैं। होमिसाइड जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसे अगर हम दो में डिवाइड करें, होमो और सेडर, तो होमो का मतलब होता है इंसान और सेडर का मतलब होता है किसी को मारना, टू कट और किल। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कल्पेबल होमिसाइड की। ये कल्पेबल होमिसाइड जो है आपको आईपीसी में कहाँ मिला हुआ है? सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी में दिया हुआ है। ठीक है, अब जब आप कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन देखोगे और उसमें जब बात करोगे, ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड का क्या मतलब होता है? ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है
ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा इंसान whoever causes death by doing an act, ठीक है, whoever causes death by doing an act, कोई भी इंसान किसी की डेथ कॉज कर रहा है किसी एक्ट से, ठीक है। अब जो काम आप कर रहे हो उससे किसी की डेथ कॉज हो रही है, ठीक है। उस डेथ को जब आप कॉज कर रहे हो, ऐसा कोई काम कर रहे हो जिससे सामने वाले की डेथ हो गई, सामने वाला मर गया, तो उस एक्ट को, उस काम को जब आप कर रहे थे तब आपका इंटेंशन था, ठीक है, मैं इंटेंशनली उस इंसान को मारना चाह रही थी, या फिर मुझे पता था कि जो भी मैं काम कर रही हूँ उससे सामने वाले की डेथ हो सकती है, ठीक है, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, ठीक है, कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। यानी कोई भी इंसान जो ऐसा कोई काम कर रहा है जिसके बारे में उसे पता है, इंटेंशन है कि मैं सामने वाले को मारने के लिए काम कर रही हूँ, या फिर मुझे नॉलेज है, मुझे मालूम है कि ये जो काम मैं कर रही हूँ इससे उसकी डेथ हो सकती है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो उसका मतलब क्या है, मैंने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। आईपीसी ने सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया है, ठीक है, जिसे हम मैन स्लॉटर भी कहते हैं, ठीक है। तो एंड फिर मर्डर को डिफाइन किया है जो कि होमिसाइड का पार्ट है, ठीक है। एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, बट एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड तो होता ही होता है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं क्या ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है या नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कोई भी इंसान जो सामने वाले को इस तरीके की चोट पहुंचा रहा है, ठीक है, कि जैसे कि सामने वाले को कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, ठीक है, जैसे सपोजिटली कोई इंसान जो है वो वेंटिलेटर, ठीक है, एनीवन हु इज ऑन वेंटिलेटर, ठीक है, वो बिल्कुल बस अपनी जो सांसें हैं उस वेंटिलेटर पे या ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट, अगर आप वो ऑक्सीजन बंद कर दोगे तो उस इंसान की डेथ हो जाएगी, और आपको ये बात पता है कि अगर मैंने ये जो वेंटिलेटर है, ये जो ऑक्सीजन है, ये निकाल दिया तो उससे सामने वाला मर जाएगा, ठीक है। एनी पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर, ठीक है, इस तरीके की इंजरी कोई कर रहा है जिससे क्या हुआ, वेंटिलेटर पे वो इंसान रहता तो शायद जीता 6-7 महीने, साल 2 साल जीता, लेकिन क्योंकि अब मैंने वो वेंटिलेटर हटा दिया है तो वो नहीं जी पाएगा, तो मैंने क्या किया है, एक्सिलरेट कर दी है उसकी डेथ, ठीक है, जल्दी पहुंचा दिया जाके जल्द से जल्द वो मर जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका कल्पेबल। दूसरा इन्होंने एक्सप्लेनेशन किस चीज का दिया है, ठीक है, वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, ठीक है, जहाँ जो इंसान मरा है वो किसी बॉडीली इंजरी के वजह से मरा है, ठीक है, और जिस भी इंसान ने वो इंजरी दी है, वो चोट दी है, ठीक है, उसने क्या किया है, उसने जानबूझ के वो चोट दी है ताकि वो इंसान जो है वो मर जाए, ठीक है। ये हम जानते हैं कि भले वो चोट दी है, लेकिन अगर उस चोट को हम प्रॉपरली उसको ढंग से देखते, उसे बचाते तो शायद वो बच भी जाता, ठीक है, लेकिन चोट देने का जो इंटेंशन था, चोट देने के पीछे जो कारण था, ठीक है, वो क्या था कि शायद उससे उसकी डेथ हो जाए, वो मर जाए। और तीसरा एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं अबाउट अ चाइल्ड, ठीक है, कोई भी पर्सन, कोई भी जो बच्चा है जो मदर की वुम में है, ठीक है, अभी वो बॉर्न नहीं हुआ है, अभी वो पैदा नहीं हुआ है, वो अभी भी मदर के पेट में है, ठीक है, मदर की वुम में है, ठीक है, तो क्या है, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वुम इज नॉट होमिसाइड, उसे हम होमिसाइड नहीं मानेंगे, उसे हम कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को एक लिविंग चाइल्ड मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं कि अच्छा वो भले ही पेट में है, अभी पैदा नहीं हुआ, अभी बाहर नहीं निकला है, लेकिन तब भी हम क्या मानते हैं कि वो एक लिविंग बीइंग है, ठीक है, वो जिंदा है, ठीक है। एंड इफ एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट, ठीक है, जैसे डिलीवरी होते समय अगर बच्चे का कोई पार्ट बाहर आ गया है, ठीक है, भले ही वो पूरा बॉन्ड ना हुआ हो, भले ही उसने सांस भी ना ली हो, और तब उसको कोई मार दे, ठीक है, उसकी डेथ हो जाए, तो वो क्या होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड होगा।
तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए तीनों एक्सप्लेनेशन जो है आपके इंडियन पीनल कोड ने दिए हैं, ठीक है। पहला तो क्या है कि जहाँ पे किसी इंसान को कोई बीमारी है, भले ही वो कुछ समय बाद उसकी डेथ होती, लेकिन आपने क्योंकि उसकी डेथ को एक्सेलरेट कर दिया, बढ़ा दिया कि जल्द से जल्द वो मर जाए। दूसरी चीज कि ऐसी कोई इंजरी आपने दी है ताकि सामने वाला मर जाए, भले ही उस इंजरी के लिए, उस चोट के लिए जो है वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको ढंग से ट्रीटमेंट मिलता तो बच सकती थी, लेकिन फिर भी आपने उसे ऐसी चोट दी है जिससे कि उसकी डेथ हो जाए। और तीसरा है ये बच्चे वाला पार्ट। तो इस तरीके से इंडियन पीनल कोड ने जो है आपका कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन कर रखा है कि क्या है कल्पेबल होमिसाइड। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड के लिए असेंशियल चीजें क्या है, क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, तभी हम उसको क्या कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है, पहला है दैट कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान की डेथ हो तभी हम उसे कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं होमिसाइड का मतलब तो हमें पता ही है, होमिसाइड का मतलब ही होता है द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इंसान का मरना। अगर कोई इंसान नहीं मर रहा है तो उसे हम इंसान की किलिंग नहीं मान सकते, ठीक है। दूसरी चीज है दैट सच डेथ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय एन एक्ट, कोई आपने काम किया, कोई आपने एक्ट किया, उस वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हुई, ठीक है। तो ये जो डेथ होना, कोई एक्ट होना बहुत जरूरी है, ओके। Just give me a second. Okay, तो किसी पर्टिकुलर एक्ट की वजह से, ठीक है, सच डेथ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय एन एक्ट, कोई ऐसा एक्ट जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन की जो है वो डेथ हुई, तो वो एक्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन इज दी विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, विद द इंटेंशन जो है आपका उसकी डेथ का, विद द इंटेंशन होना चाहिए कि आप उस इंसान को मारना चाहते हो, आपकी सोच है ऐसी कि उस इंसान को आपको मारना है, ठीक है। या फिर ऐसी इंजरी देना, ऐसी बॉडीली इंजरी देना जिससे उसकी डेथ हो सके, या फिर ये जानते पूछते विद द नॉलेज दैट द डूअर इज लाइकली बाय सच एन एक्ट टू कॉज डेथ, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएंगे, ठीक है। सिर्फ ये होना कि इंसान की डेथ हुई है ये जरूरी नहीं है, इंटेंशन होना जरूरी है, कोई एक्ट होना जरूरी है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तभी हम बोलेंगे कि वो उसकी डेथ हो रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सर्कमस्टांसेस फॉर कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। सर्कमस्टांसेस क्या हो रहे हैं, आप किसी की डेथ कॉज हो रहे हैं बाय डूइंग एन एक्ट, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, ठीक है, कोई इंजरी कॉज करना, ठीक है, डेथ कॉज्ड ऑफ पर्सन अदर देन इंटेंडेड, मारना किसी और को था, मर कोई और गया। इसका एग्जाम्पल कौन हुआ कि आप मारना तो चाहते थे किसको, ए को, मगर मर बी गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, आप आपने मारा तो है ही, पर्सन तो मरा ही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपके कल्पेबल होमिसाइड के सर्कमस्टांसेस है, ठीक है, ये सब जरूरी है, ये सब कुछ होना जरूरी है, तभी हम उसे क्या मान सकते हैं, कल्पेबल होमिसाइड मान सकते हैं। अब इसमें एक केस है रेड वर्सेस आपका गोविंद। इस केस में क्या हुआ था, जो अक्यूज था, ठीक है, उसने क्या किया था, अपने हस्बैंड ने वाइफ पर, ठीक है, उसके चेस्ट पर जो है अपनी नी रखी, ठीक है, और उसको 3-4 घुसे मारे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो काम करने से क्या हुआ, उसका काफी ब्लीडिंग हो गई और उस वजह से वाइफ की डेथ हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला, भले जो काम किया, जो एक्ट किया, इट वॉज नॉट कमिटेड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, वो डेथ कॉज करने के इंटेंशन से नहीं किया था, ठीक है, और ये जो बॉडीली इंजरी थी वो भी सफिशिएंट नहीं थी टू कॉज डेथ, ठीक है।
लेकिन अक्यूज को लायबल किया गया किसके लिए? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। भले ही वो बचाई जा सकती थी, इतनी इंजरी नहीं थी कि उसकी डेथ हो जाती, ठीक है, लेकिन भले ही इंटेंशन नहीं था कि हम मुझे उसे मारना ही है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो मर गई, तो इसलिए ही विल बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस वगैरह हमने किए, जैसे फॉर एग्जांपल nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense। अगर आपने अपने बचाने के लिए आपने कोई भी एक्ट किया है तो उसे हम प्राइवेट डिफेंस में नहीं मानते। अब इसके फैक्ट्स देखें, अगर क्या बोल रहे हैं कि ए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, ठीक है, क्या करता है, ए पागल है और वो अपने पागलपन में क्या करता है, वो कोशिश कर रहा है कि मैं बी को मार दूं। अब बी अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, ए को मार देता है, ठीक है। तो अगर हम इसका लीगल प्रिंसिपल देखें तो नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं है जो कि किया गया है इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। कोई भी काम को हम ऑफेंस नहीं मानेंगे, कोई भी एक्ट को हम ऑफेंस नहीं मानेंगे अगर वो किया गया है बिकॉज ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसके अंदर से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट बी हैज नॉट बी हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, ठीक है, क्योंकि बी ने भले ही उसे मारा लेकिन उसके लिए वो लायबल नहीं होगा क्योंकि ए पागल था और पागल इंसान को मारने के लिए भी हमारे पास प्राइवेट डिफेंस जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्पेबल होमिसाइड के बाद मर्डर की, ठीक है। मर्डर जो कि हमें डिफाइंड है अंडर सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे इंटेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इंटेंशन बहुत जरूरी, ठीक है। ये जो एक्ट हुआ है मर्डर में वो हुआ है विद द इंटेंशन टू कॉज डेथ, ठीक है, यहाँ पे इंटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज दिस पर्टिकुलर एक्ट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, जहाँ पे इंसान को पता है, नॉलेज है कि ये जो भी एक्ट में कर रहा हूँ उससे सामने वाले की डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस मर्डर, ठीक है, यहाँ पे मर्डर की अगर मैं बात करूं तो मर्डर में ये चीज बहुत जरूरी है, सबसे पहली जरूरी चीज है इंटेंशन। इंटेंशन बहुत जरूरी है, मेंटल एलिमेंट बहुत जरूरी है कि मैं इस इंसान को मारना चाहती हूँ। नेक्स्ट जो चीज जरूरी है वो जरूरी है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, ठीक है, ऐसी कोई चोट पहुंचाना सामने वाले को ये जानते हुए, ठीक है। अगर मैं किसी के चक्कू से मारूंगी तो मुझे पता है ना कि वो चक्कू से मारूंगी तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, इट विल रिजल्ट इन डेथ, ठीक है। तो मुझे उस बात की नॉलेज है, मुझे इस बात के बारे में पता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज दैट द पर्सन हैज द नॉलेज कि जो एक्ट है ये डेंजरस है और इससे डेथ हो सकती है या ऐसी कोई बॉडीली इंजरी हो सकती है, ठीक है। और वो क्या होगा, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम मर्डर मानेंगे, ठीक है। अब जब मर्डर की आप लोग देखोगे पूरा सेक्शन जो सेक्शन 300 में गिवन है तो उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी गिवन है, ठीक है। एक्सेप्शंस गिवन है कि कब कब, भले ही उस एक्ट में जो है पर्सन की डेथ हो गई है, उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी वो कुछ कुछ जो है एक्सेप्शंस ले सकता है, ठीक है। जैसे कि मर्डर के इंग्रेडिएंट समझते हैं, पहला एंड द फॉरमोस्ट इंग्रेडिएंट इज कॉजिंग डेथ। भाई मर्डर होने के लिए डेथ होनी तो बहुत जरूरी है, इंसान का मरना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है किसी एक्ट को करना, आपने कुछ किया जिसकी वजह से सामने वाला मरा, ठीक है। ऐसे तो नहीं मर गया, बैठे बैठे कोई मर गया उसे तो हम नेचुरल डेथ ही बोलते हैं ना, आपके एक्ट की वजह से आपने कोई काम किया उस वजह से उस इंसान की डेथ हुई, ठीक है, तो वो क्या हो गया, डूइंग एन एक्ट। देन द एक्ट मस्ट बी डन विद द नॉलेज, ठीक है, ऐसा कोई एक्ट नहीं जो आपने ऐसे ही कर दिया, आपको नॉलेज थी कि जो भी आप काम कर रहे हो उससे क्या हुआ है, सामने वाले की डेथ कॉज हुई है, ठीक है। सो द एक्ट मस्ट बी डन विद द नॉलेज, ठीक है।
कि आपको पता है कि मैं इस इंसान को 10th फ्लोर से धक्का दे रहा हूँ, तो मुझे नॉलेज है ना 10th फ्लोर से धक्का दूंगा किसी को तो उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलिस्ट्रेशंस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं कि ए जो पर्सन है वो किसको शूट कर रहा है, डब्ल्यू को, किस इंटेंशन से, कि उसे मार सके, और इस वजह से क्या होता है, डब्ल्यू की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए ने मर्डर किया है, सिंपल। जब आप किसी पे गोली चला रहे हो, ऑब्वियसली आपका इंटेंशन है कि आप उसे मारना चाहते हो, आपको नॉलेज है कि मेरी गोली चलाने से सामने वाले की डेथ हो जाएगी, और आप गोली चला रहे हो, तो इसमें तीनों इंग्रेडिएंट्स जो मर्डर के लिए जरूरी है वो शामिल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस डेफिनेशन की जो सेक्शन 300 ऑफ इंडियन पीनल कोड में गिवन है, सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी में गिवन। ठीक है, यहाँ पे क्या बात बोल रही है, जब आप ये देखोगे यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात हो रही है। ठीक है, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। यहाँ पे जो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, तो अब ये सब जो एक्सेप्शंस हैं वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक है, ये सारे एक्सेप्शंस जो हैं वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शंस है मर्डर। ठीक है, तो मर्डर के लिए क्या क्या जरूरी है, पहला, ठीक है, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी। ठीक है, जिसके बारे में आपको पता है कि सामने वाले की डेथ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ बॉडीली इंजरी। ठीक है, और वो नॉर्मल कोर्स में सफिशिएंट है डेथ कॉज करने के। ठीक है, कोई किसी पे पिस्टल चला रहा है तो उसके लिए हम नॉर्मल कोर्स में ये कहते हैं ना सामने वाले की डेथ हो जाएगी। अब खुदा ना खास्ता वो बच जाए, उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, वो एक अलग चीज है कि भाई अलग एंगल से लग गई, वो एक अलग चीज। मगर नॉर्मल कोर्स में तो हम यही जानते हैं कि इससे क्या होगी, सामने वाले की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज कि इंसान जानता है, ठीक है, इफ द पर्सन कमिटिंग दैट पर्टिकुलर एक्ट नोस कि वो डेंजरस है, ठीक है, और हर प्रोबेबिलिटी में उस इंसान की डेथ होगी किसी एक्सक्यूज की या किसी कैसे भी, ठीक है, रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ, ठीक है, वो ज्यादा। ठीक है, तो इन सभी कैटेगरीज में जो होगा वो मर्डर होगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, मर्डर। अब मर्डर के एक्सेप्शंस देखते हैं, कब कब जो है, कब कब हम किसी एक्ट को या किसी पर्टिकुलर चीज को दिए हुए को मर्डर नहीं माने। जैसे पहला एक्सेप्शन है, ठीक है, वो क्या है, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होगा अगर वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया गया, यानी आपने इंसान को, सामने वाले को गुस्सा दिलाया, उसने गुस्से में आके वो पर्टिकुलर एक्ट किया, ठीक है, उसे उकसाया, ठीक है, तो इट शुड बी सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। ठीक है, उस गुस्से में आके, उस प्रोवोकेशन में आके, उसे उकसाने में आके उसने वो कमिट कर दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कि ये जो प्रोवोकेशन है, ये जो गुस्सा है, वो वॉलेंटरली नहीं आया है, सामने वाले ने कोई एक्ट किया है, सामने वाले ने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से आपको वो गुस्सा आया। ठीक है, दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट सॉट और वॉलेंटरली प्रोवोक्ड बाय द ऑफेंडर। ठीक है, दो क्या है, सामने वाले ने गुस्सा दिलाया है आपको, उसकी वजह से ये हुआ है। देन नेक्स्ट इज कि ये जो प्रोवोकेशन है, ठीक है, द प्रोवोकेशन इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन ओबीडियंस टू द लॉ। ठीक है, सामने वाले ने भी कोई लॉफुल काम नहीं किया था, उसने भी कुछ गलत ही काम किया था, और उस वजह से जो है सामने वाले को गुस्सा आया और उसने मारा या कोई क्राइम कमिट किया। ठीक है, देन ये जो प्रोवोकेशन है, ठीक है, इफ इट इज नॉट गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। भले आपको गुस्सा आया, लेकिन सामने वाला अगर अपने प्राइवेट डिफेंस में एक्ट कर रहा था तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो क्या है, एक्सेप्शंस। ठीक है, व्हेन एनी एक्ट इज डन इन सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन। देन नेक्स्ट इज एक्सेप्शन 2, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर अगर सामने वाला जो है वो गुड फेथ में, ठीक है, was exercising in good faith of the right of private defense of person or property। ठीक है, वो गुड फेथ में अपने प्राइवेट डिफेंस में काम कर रहा था, ठीक है, अपने पर्सन को या प्रॉपर्टी को बचाने के काम में कर रहा था।
ठीक है, और एक्सीड्स द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस में वो एक्ट कर रहा था, गुड फेथ में कर रहा था, लेकिन उसने अपनी जो लिमिट थी वो एक्सीड कर दी, जो भी उसकी लिमिट थी वो एक्सीड कर दी, ठीक है। देन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर जो था वो पब्लिक सर्वेंट था, ठीक है, वो पब्लिक सर्वेंट को एड कर रहा था, ठीक है, कि भाई कई बार होता है ना जो एनकाउंटर होते हैं वो होते हैं जहाँ पे हम जानते हैं लोगों को मारा जाता है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहा था, ठीक है, गुड फेथ में काम कर रहा था, वो ये समझ रहा था कि लॉफुली ये चीज जरूरी है, ये नेसेसरी है, ये काम लॉफुल है, ठीक है, उसका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई इलविल नहीं है, लेकिन क्योंकि लॉफुली ये चीज जरूरी है इसलिए उसने वो एक्ट किया, ठीक है। चौथा एक्सेप्शन क्या है, अगर किसी का जो मर्डर है वो या फिर जो कल्पेबल होमिसाइड है वो किस वजह से हो रहा है, किसी सडन फाइट की वजह से हो रहा है, कि आपस में दो लोग लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते एक इंसान की डेथ हो गई, ठीक है, तो वो सडन फाइट या हीट ऑफ पैशन में अगर ये काम हो गया है या फिर कोई दो लोग आपस में झगड़ रहे थे, ठीक है, उस वजह से ये काम हो गया। Then next is culpable homicide is not murder when the person whose death is caused being above the age of 18 years, ठीक है, जहाँ पे वो जानता था suffers death or takes the risk of death of his own, ठीक है, जहाँ पे पर्सन जो था 18 साल से ऊपर का था, जानता था कि इस पर्टिकुलर एक्ट से उससे डेथ हो सकती है, ठीक है, और वो उस चीज का जो है वो रिस्क लेता है और इसकी वजह और उसको वो करता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पांचों जो है एक्सेप्शन है किसके, मर्डर की, ठीक है, जहाँ मर्डर जो है वो कॉज हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड हुआ है लेकिन हम उसे मर्डर की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ओके। नाउ एक्सेप्शन जो है आपके जो दिए हैं सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी के में, ठीक है, सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशंस अंडर विच इफ मर्डर इज कमिटेड, जिसे हम कल्पेबल होमिसाइड में करते हैं, तो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, दूसरा हो गया प्राइवेट डिफेंस, तीसरा हो गया जहां आप लीगल पावर एक्सरसाइज कर रहे हो, चौथा हो गया कोई सडन फाइट है, और पांचवा हो गया कंसेंशुअल होमिसाइड या फिर आप सुइसाइड कर रहे हैं, तो सब क्या हो गए, ये भले ही इसमें इंसान मरा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, इट विल अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है। अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, जो आपकी मूवी आई थी ना रुस्तम, ठीक है, जहाँ पे ये वही केस है, ठीक है, जो रुस्तम मूवी आपकी बनी है वो आपकी इसी केस पे बेस्ड है, ठीक है, के.एम. नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ था कि भाई उसने क्या हुआ, सडन प्रोवोकेशन, सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन में आके जो है उसने जो अपने वाइफ के लवर है उसके ऊपर गोली चला दी थी, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे ये भी माना गया था कि भले ही उन दोनों की फाइट नहीं हुई थी लेकिन जेस्चर से, वर्ड से, ठीक है, वो सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन आ गया कि भाई उसने लेटर्स पढ़े, ठीक है, उसने देखा और उस वजह से क्या हुआ, उसको गुस्सा आ गया, सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है कब अब कोई पर्सन जो है अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सीड कर जाता है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे नेथन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है, इन दिस केस द लैंडलॉर्ड वाज ट्राइंग फोर्सफुली टू एविक्ट द एक्यूज, ठीक है, लैंडलॉर्ड जो है जो उसका टेनेंट था, ठीक है, उसे जबरदस्ती जो है बाहर निकालना चाहता, इस प्रोसेस में क्या हुआ, अक्यूज ने लैंडलॉर्ड को मार दिया, ठीक है, क्योंकि वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा, ठीक है,
अब यहाँ पे जब केस गया कोर्ट के सामने तो कोर्ट ने देखा कि वो तुम्हें सिर्फ फोर्सफुली निकाल रहा था, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं था। तो ये कहा गया कि तुमने अपना जो प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है उसे एक्सीड किया है, उस लिमिट को एक्सीड किया है, क्योंकि तुम्हारी डेथ तो हो नहीं रही थी, तुम्हारी डेथ पे कोई खतरा नहीं था। तो यही चीज देखी गई कि देयर वाज नो फियर ऑफ डेथ टू द अक्यूज्ड, क्योंकि जो डिसीज था, जो पर्सन था, जो लैंडलॉर्ड था, उसके पास कोई डेडली वेपन नहीं था, ठीक है, वो कोई ग्रीवियस हर्ट या कुछ भी कॉज नहीं कर रहा था, वो सिर्फ तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से निकाल रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ क्या बोला गया, दैट द अक्यूज्ड वाज लायबल टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और ये भी कहा गया कि इसमें कोई प्राइवेट डिफेंस नहीं है, क्योंकि वो आपको मारने की कोशिश कर ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ आपको वहां से निकाल रहा, ठीक है। देन कल्पेबल होमिसाइड इन केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, यहाँ पे केस लिया गया है किसका, दाखी सिंह वर्सेस स्टेट। यहाँ पे क्या हुआ, इन दिस पर्टिकुलर केस अपेलेंट जो था वाज द कांस्टेबल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, जो अपेलेंट था जिसने केस किया वो कांस्टेबल था, कहाँ पे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, ठीक है। जब वो ड्यूटी पे था उसने एक फायरमैन को अनइंटेंशनली मार दिया, ठीक है, जब वो एक थीफ को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहा था, उसने अनइंटेंशनली जो था उसे मार दिया। नाउ द कांस्टेबल was entitled to benefit under this section, किस चीज का बेनिफिट, कि वो जो भी काम कर रहा था उससे जो गोली चली वो गलती से चली, वो अपनी पब्लिक ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहा था और उस समय ये काम हो गया, ठीक है। तो ये कब हुआ, दाखी सिंह वर्सेस स्टेट के केस के। नाउ नेक्स्ट इज सडन फाइट, सडनली कोई फाइट हो, ठीक है, इसका केस है राधे श्याम एंड अनादा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में क्या हुआ, जो अपेलेंट था वो बहुत गुस्से में था, बहुत एंग्री था, जब उसे पता चला कि उसका जो गाय का जो बछड़ा है हैड कम टू द डिसीज प्लेस, किसी और की जगह पे उसका गाय का बछड़ा जो है वो चला गया, ठीक है। तो वहां पे अपेलेंट गया, ठीक है, उसने खूब अब्यूज करना शुरू कर दिया डिसीज्ड, ठीक है। व्हेन इट वाज ट्राइड टू स्टॉप हिम, अपेलेंट ने क्या किया, उस पे फायर कर दिया, ठीक है। जो पर्सन था जिसका गाय का बछड़ा था वो वहां पे जाके, ठीक है, ए सपोजिटली ए और बी दो लोग हैं, ठीक है। ए का जो काफ है, एक का जो गाय का बछड़ा है वो किसकी लैंड पे चले जाता है, बी पे, तो ए को क्या हो जाता है, एंग्री, ठीक है, ए जो होता है गुस्सा हो जाता है और वो बी की प्रॉपर्टी पे जाके जो है बहुत सुनाता है, अब्यूज करता है किसको, बी को। इन रिटर्न क्या होता है, बी जो होता है ए पे फायर कर देता है, ठीक है, ठीक है, तो वो फायर कर देता है ए को। नाउ यहाँ पे क्या देखा गया, जो ए था वो अनार्म था, ठीक है, अपिलेंट जो था, बी जो पर्सन था उसका इंटेंशन था कि वो ए को मारे, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, दैट बी इज लायबल फॉर मर्डर, ठीक है। लड़ाई थी तो लड़ाई करते, ठीक है, लेकिन इस तरीके से गोली चलाना जो है वो गलत, ठीक है, दैट्स व्हाई बी वाज हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। नाउ नेक्स्ट इज द कंसेंट, ठीक है। अगर हम कंसेंट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम कंसेंट की बात करते हैं, देन इफ द एक्ट इज कमिटेड विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, अगर कोई भी एक्ट जो होते हैं सामने वाले की आप कंसेंट से कर रहे हो, तो वो जो कंसेंट है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई कोई कंडीशंस नहीं है उसके अंदर, मैं कंसेंट दे रही, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन है, उसने उकसाया एफ को, ठीक है, जो 18 साल से कम का पर्सन था, उसने एफ को समझाया तुम क्या करोगे जी के, तुम्हारे जीवन में क्या बचा है, तुम धरती पे बोझ हो, ऐसे ऐसे करके उसे उकसा दिया, ठीक है, ताकि वो सुसाइड कमिट करे। अब एफ जो था, क्योंकि वो माइनर था, क्योंकि वो 18 साल से कम की एज का था, ठीक है, इसलिए वो अपनी कंसेंट नहीं दे सकता, इसीलिए ए को क्या कहा गया कि ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ठीक है, क्योंकि एफ की कंसेंट नहीं थी, उसने जो भी काम किया वो ए के उकसाने के चक्कर में किया और इसीलिए उसने सुसाइड कमिट कर लिया, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया कि ए को मर्डर के लिए गिल्टी माना गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्स जो था उसने क्या किया, अपने स्टेप फादर वाई जो है उन्हें मार दिया,
अब वाई जो था वो ओल्ड था, इन्फर्म था, उसमें इतना दम नहीं थी, शक्ति नहीं थी, वो बेचारा बीमार बुढ़ा इंसान था। ठीक है, उसने क्या बोला, वाई ने क्या बोला कि तुम मुझे मार दो, ठीक है, मैं मरना चाहता हूँ। एक्स ने वाई को मार दिया उसकी कंसेंट के साथ। Now this particular thing was punishable under section 304. क्यों? क्योंकि आपने कंसेंट से किया। ठीक है, if the act is committed with the consent of the victim, then that consent should be unconditional. वो consent जो होती है वो unconditional होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। नाउ हमने पूरा मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड समझा। अब हम समझेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेजर अंतर जो मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में है वो है डिग्री ऑफ इंटेंशन का और नॉलेज का। ठीक है, कि इंटेंशन, मर्डर में इंटेंशन होती है, एकदम आदमी क्लियर होता है कि मैं इस इंसान को मारना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में उतना इंटेंशन नहीं होता है। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड में इंटेंशन की जो डिग्री होती है वो नीचे होती है एज कंपेयर टू मर्डर। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। नाउ कल्पेबल होमिसाइड जो है बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ द पर्सन अदर देन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। ये जो सेक्शन 301 है, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आप मारने किसी और को गए थे लेकिन मर कोई और। ठीक है, तो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर, उसे हम मर्डर ही समझेंगे इवन इफ द पर्सन हु वाज नॉट इंटेंडेड टू डाई डाइज ड्यू टू द एक्ट। ठीक है, कोई इंसान को आप मारने नहीं गए थे, आप मारने किसी और को गए थे, मर कोई और गया, लेकिन उस केस में भी आपको सजा मर्डर की ही मिलेगी। क्यों? आपका इंटेंशन तो था ना, आप मारना तो चाहते थे, आपको नॉलेज थी कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ उससे सामने वाला मर जाएगा, तो इसीलिए आपको मर्डर के लिए ही लायबल हेल्ड किया जाएगा। फिर है आपका कल्पेबल होमिसाइड इन द एक्सरसाइज ऑफ गुड फेथ। ठीक है, जहाँ पे आप गुड फेथ में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो 299 है कल्पेबल होमिसाइड के लिए कितनी सजा मिलेगी, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, सो कल्पेबल होमिसाइड डज नॉट अमाउंट टू मर्डर इफ इट इज डन इन गुड फेथ। ठीक है, आप किसी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, किसी की बॉडी को, किसी की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, उसकी बात हो रही है। ठीक है, देन यहाँ पे पनिशमेंट की बात हो रही है। ठीक है, सेक्शन 302 है जो डील करता है विद द पनिशमेंट फॉर मर्डर। ठीक है, मर्डर की पनिशमेंट की बात हो रही है, कितना होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है, 303 में बात हो रही है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, यानी एक ऐसा इंसान जो जेल में है, जो ऑलरेडी जो है आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, अगर वो जेल के अंदर किसी का मर्डर कर दे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उसको ही विल बी पनिश विद डेथ। अगर ऐसा इंसान जिसे आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, उसके बाद भी उसने किसी का मर्डर कर दिया है, तो उस केस में उसे डायरेक्टली क्या होगा, दैट पर्सन विल बी पनिश विद डेथ। ठीक है, फिर उसके बाद है सेक्शन 304 जो है वो मर्डर के पनिशमेंट की बात करता है। ठीक है, 304A बात कर रहा है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, यानी नेग्लिजेंस से किसी की डेथ कॉज हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया, आपको ध्यान रखना चाहिए था उस चीज का, आप नेग्लिजेंट थे और उस वजह से सामने वाले की डेथ कॉज हो गई, तो वो क्या होगा, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। देन 304B है डाउरी डेथ। डाउरी डेथ में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है 7 years। ठीक है, कोई भी वुमेन जिसकी शादी को अभी 7 साल या 7 साल से कम हुए, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है और जस्ट बिफोर हर डेथ क्या है, शी इज सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और हर इन लॉस। ठीक है, अगर हस्बैंड या फिर हस्बैंड के पेरेंट्स के या हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने किसी भी तरीके की कोई भी क्रूएल्टी की है वुमेन के साथ, तो वो डाउरी डेथ के अंदर आएगी। लेकिन इसमें क्या जरूरी है कि जो वुमेन है उसकी शादी को 7 या 7 साल से कम साल, ठीक है, वो जरूरी है, तभी वो डाउरी डेथ की कैटेगरी में आएगी।
The next is abatement of suicide of child or insane person. कोई भी बच्चे या insane person, mad person को आप suicide करने के लिए उकसा रहे हो, ठीक है. Then abatement of suicide is there, attempt to murder is there, ठीक है. Culpable होने से ये सब उसकी सजा बता रखी है. Now next section is of cheating. ठीक है. चीटिंग क्या इंक्लूड करता है, ठीक है, आपका कोई फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट बाय वन पर्सन टू द अदर. ठीक है, किसी एक पर्सन जो है दूसरे इंसान को डिसऑनेस्ट इंड्यूस करना, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसकी उससे पूछे बिना, ठीक है, कोई भी चीटिंग करना, ठीक है, कोई भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना कि सच कुछ और है, दर्शाया कुछ और जा रहा है, ठीक है, ताकि हम सामने वाले को डिसीव कर सकें, उसको गलत चीज बता सकें, उसे चीट कर सकें. ठीक है, तो ये कहाँ गिवन है आपके 415 में गिवन. ठीक है. चीटिंग जो है वो पनिशेबल है, सिंपल चीटिंग जो है वो पनिशेबल है 417 में. ठीक है, वो दिया हुआ है, यानी किसी भी पर्सन को फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना, इंड्यूस करना, कोई भी गलत चीज जो है वो बताना. Then there is mischief. ठीक है, mischief क्या बात कर रहा है, that whenever anyone performs an act, ठीक है, either having an intention to cause or is aware that his act is likely to bring some destruction or damage. ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी के साथ mischief करना, कुछ भी ऐसा कोई काम करना. ठीक है, यानी ऐसा कुछ भी जहाँ इंडिविजुअल जो है, एक पर्सन है, वो इंटेंट करता है, वो कोशिश करता है ऐसा कोई एक्ट करने की, ठीक है, जहां उसे पता है कि उसका जो एक्ट है, उसका जो काम है, वो सामने वाले के लिए एक हिंड्रेंस होगा. ठीक है, जो वो सामने वाले को जो ढंग से बेनिफिट है उसे एंजॉय नहीं करने देगा फॉर देयर प्रॉपर्टी. ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, मिसचीफ बोलेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे आपका क्या कहते हैं, नेक्स्ट इज थेफ्ट. ठीक है, थेफ्ट मतलब आप किसी और की चीज जो है उसके पोजीशन से लेके जा रहे हो, आपका इंटेंशन है कि सामने वाले को पता ना चले और फिर भी मैं वो चीज ले लूं. ठीक है, विदाउट द ओनर्स कंसेंट. ठीक है, इवन इफ द थिंग इज रिमूव टेम्परेरीली विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इट अमाउंट्स टू थेफ्ट. आप भले कुछ टाइम के लिए जो है वो चीज ले जा रहे हो. तो थेफ्ट में क्या जरूरी है, सामने वाले की इच्छा के विरुद्ध उसे बिना बताए, ठीक है, आप वो चीज उसके पोजीशन से लेके जा रहे हो, आपका इंटेंशन जो है वो डिसऑनेस्ट है, आप नहीं चाहते, ठीक है, विदाउट द ओनर्स कंसेंट आप ये काम कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा, थेफ्ट. ठीक है, जैसे एक पर्सन है, उसने ट्री काटा, कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड. ठीक है, ए कट्स डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड. उसके पीछे जो इंटेंशन क्या है, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजीशन. ठीक है, कि मैं जेड के पोजीशन से जो है वो ट्री ले जाऊं. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है, गलत है, कि मैं उससे चुराना चाहता हूँ वो चीज, तो वो है थेफ्ट. देन देयर इज एक्सटॉर्शन. एक्सटॉर्शन यानी डरा धमका के सामने वाले से चीजें निकलवाना. ठीक है, कि उसको आप डरा रहे हो, धमका रहे हो कि मैं तुझे मार दूंगा या तेरी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दूंगा, और फिर आप उससे चीजें एक्सटॉर्ट कर रहे हो. ठीक है, उससे चीजें निकलवा रहे हो, देन दैट इज एक्सटॉर्शन. जैसे ए जो है, ठीक है, he threatens, वो डरा रहा है जेड को, ठीक है, कि मैं तुम्हारे बारे में डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स बोलूंगा, ठीक है, तुम्हारे बारे में ऐसी अफवाह फैला दूंगा, र्यूमर फैला दूंगा अगर तुम मुझे पैसे नहीं दो. ठीक है, he thus induces Z to give him money. वो डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर ये नहीं दोगे, पैसे नहीं दोगे तो मैं ये काम कर दूं. ठीक है, फियर है. ठीक है, फियर होना जरूरी है, डर होना जरूरी. ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल इसमें क्वेश्चन का एक लेते हैं. ठीक है, पहला है कि whoever intending to take dishonestly any property out of the possession of another person. ठीक है, किसी उसके प्रॉपर्टी ले जा रहे हो बिना पर्सन के जो है उसके इंटेंशन की, बिना उससे पूछे. ठीक है, और ऐसी जगह रख रहे हो वो प्रॉपर्टी, या ऐसी जगह रख रहे हो वो चीज ताकि उसे पता ही ना चले, तो दैट इज योर थेफ्ट.
ठीक है। अब यहाँ पे फैक्चुअल सिचुएशन क्या है, सुरेश एक पर्सन है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड रमेश। ठीक है, सुरेश रमेश के घर गया, उसे कुछ बात डिस्कस करनी थी। ठीक है, जब रमेश घर पे नहीं था, सुरेश ने उसका इंतजार किया, ठीक है, उसके ड्राइंग रूम में, लेकिन रमेश नहीं आया। तो फिर क्या किया, सुरेश ने उसका जो पेन था जो रमेश की टेबल पे पड़ा था वो उसने लिया, ठीक है, एंड रोट डाउन अ मैसेज एंड वेंट होम। ठीक है, उसने उसी पेन से जो है एक मैसेज लिखा और घर चला गया। जब वो घर जा रहा था, ठीक है, उसकी हैबिट थी, ही जस्ट ड्रॉप्ड द पेन इनटू हिज पॉकेट। उसने जल्दी से लिखा और उसने ध्यान नहीं दिया और अपने पॉकेट में पेन रख के चला गया और भूल गया इस बारे में कि उसने रमेश का पेन ले लिया। ठीक है, अब क्योंकि पेन बहुत वैल्यूएबल था, रमेश ने कंप्लेन कर दी पेन के घूमने के बारे में पुलिस को। ठीक है, पुलिस को जो पेन था वो कहाँ से मिला, सुरेश के घर से मिला। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि सुरेश ने क्राइम कमिट किया है? नहीं, सुरेश डिड नॉट कमिट थेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन मिसिंग था। सुरेश ने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया, उसके दिमाग में नहीं था, उससे गलती से हो गया। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी सी। देन नेक्स्ट इज लीगल प्रिंसिपल क्या है, कोई भी इंसान जो है, अगेन द लीगल प्रिंसिपल इज सेम कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person, ठीक है, बिना उसके कंसेंट के, ठीक है, जो पिछला पढ़ा था उसे हम पनिशमेंट दें। अब यहाँ की सिचुएशन में क्या हुआ, राजू ने एक सेलफोन देखा जो राम का था, जो राम की टेबल पे पड़ा हुआ था उसके घर। ठीक है, राजू ने राम का जो सेलफोन था वो राम के ही घर में छुपा दिया, ठीक है, ताकि वो उसे कभी ढूंढ ही ना पाए और ताकि वो बाद में आके उस फोन को ले ले। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसी समय जो है उसको चेक ना करते समय और पता ना चल जाए कि उसने ये काम किया या वो लेके गया। ठीक है, अब राजू का जो इंटेंशन था वो ये था कि वो इस फोन को लेके जाना चाहता था, उसे चुराना चाहता था। ठीक है, और वापस वो उसके घर से निकाल के ले जाता जब राम उसके बारे में भूल जाता। अब यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि क्या राजू गिल्टी है थेफ्ट का या नहीं। पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि पेन जो है घर के बाहर चला गया, वो सुरेश के घर चला गया, लेकिन फिर भी हमने उसे थेफ्ट कंसीडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां इंटेंशन मिसिंग था। लेकिन इस केस में भले ही सेलफोन घर के अंदर ही है, राम के घर के अंदर ही है, फिर भी हम इसे थेफ्ट मानेंगे। क्यों? क्योंकि राजू का जो इंटेंशन है वो ऐसा है, उसका इंटेंशन गिल्टी है कि वो चाहता था, जानबूझ के चाहता था कि वो क्या करे, उसे चुरा ले राम से। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे राजू विल बी गिल्टी फॉर थेफ्ट बिकॉज राजू इंटेंडेड टू टेक द मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम राम्स पोजेशन एंड विद दिस इंटेंशन ही मूव द प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ए पर्सन जो है, यहाँ पे चीटिंग की बात हो रही है। अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ चीटिंग when he fraudulently induces another person to deliver the latest property to him। ठीक है, एक पर्सन जो है वो चीटिंग के लिए कब गिल्टी होगा, जब वो फ्रॉड्यूलेंटली सामने वाले को इंड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, सामने वाले को गलत बातें बता रहा है, इंड्यूसेस अनदर पर्सन टू डिलीवर द लेटेस्ट प्रॉपर्टी टू हिम, ताकि वो प्रॉपर्टी जो है उसे डिलीवर कर दे। अब यहाँ की सिचुएशन क्या है, ए ने बी को फॉल्सली रिप्रेजेंट किया कि वो क्या है, वो शॉप ओनर है। ठीक है, ए ने फॉल्सली रिप्रेजेंट किया बी को, जो कि एक शॉप ओनर है, कि वो एक ऑफिसर, यानी ए ने क्या दर्शाया कि मैं एक कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ, ऑफिसर हूँ। ठीक है, अब जब वो बी के अकाउंट्स चेक कर रहा था, बी जो एक शॉप ओनर है, जब वो उसके एग्जामिन कर रहा था अकाउंट्स ऑफ द शॉप, ए ने इंटरेस्ट शो किया कि मैं एक माइक्रोवेव खरीदना चाहता हूँ, किस पे, इंस्टॉलमेंट पे। बी ने अग्री कर दिया कि ठीक है, मैं आपको दे दूंगा माइक्रोवेव, ये सोचते हुए कि शायद क्या पता वो असेसमेंट करते समय मुझे कुछ रियायत कर दे, टैक्स से कुछ रियायत दे दे। ठीक है, ए ने पहली इंस्टॉलमेंट देके माइक्रोवेव लिया और वहां से चला गया। अब पुलिस ने मैनेज तो करा कि उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, और उससे क्या इसकी सजा दी, चीटिंग की, एंड प्रोसिक्यूट हिम फॉर चीटिंग।
अब हमें डिसाइड करना है क्या ए ने चीटिंग की है या नहीं की है। ठीक है, तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ए हैज कमिटेड चीटिंग, क्योंकि उसने बी को ये समझने के लिए मजबूर किया कि वो एक ऑफिसर है। ठीक है, उसकी वो कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, और उसी बेसिस पे, उसी भरोसे पे बी ने एक बार का इंस्टॉलमेंट लेके माइक्रोवेव उसे ले जाना। तो ए हैज कमिटेड चीटिंग। Now next question is that anybody with an intention to cause damage to the public or to any person causes destruction of any property। ठीक है, कोई भी इंसान जिसका इंटेंशन है कि सामने वाले की प्रॉपर्टी को मैं डैमेज करूं, ठीक है, डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, ठीक है, उससे वो सामने वाले की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे कि वो पर्सन मिसचीफ कर रहा है। अब यहाँ पे फैक्चुअल सिचुएशन अगर देखें, द वर्कर्स ऑफ प्रीमियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, वो क्या थे, स्ट्राइक पर थे। जो वर्कर्स थे इस प्रीमियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, वो स्ट्राइक पे थे, वो डिमांड कर रहे थे बोनस, ज्यादा बोनस दिया जाए। और इस स्ट्राइक के चलते उन्होंने क्या किया, ठीक है, मिस्टर चंद्रा ने क्या किया, उन्होंने स्टोन्स थ्रो किए कंपनी पर। ठीक है, और उससे क्या थे, कंपनी के जो अच्छे महंगे ग्लासेस थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, स्ट्राइक हो रही थी, स्ट्राइक के चलते उन्होंने क्या किया, कंपनी की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर जो है वो पत्थर फेंके, और उस वजह से कंपनी की जो बिल्डिंग है वो खराब। अब यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन हुई। ठीक है, सिचुएशन क्या है, वर्कर्स थे इस कंपनी के जो स्ट्राइक पे गए, और उन्होंने स्ट्राइक के चलते कंपनी की बिल्डिंग पे पत्थर फेंके। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, अब इन ऑप्शंस को हम देखेंगे। सबसे पहले हमने लीगल प्रिंसिपल देखा। लीगल प्रिंसिपल क्या है आपका, ये लॉ होता है। ठीक है, लॉ क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान जो किसी भी पब्लिक की प्रॉपर्टी पे या किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसने मिसचीफ की है और उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन में हमने क्या देखा कि प्रीमियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे गए बोनस के लिए, और स्ट्राइक के चलते उन्होंने बिल्डिंग की, कॉस्टली बिल्डिंग पे पत्थर फेंके और उससे वो ग्लास वगैरह टूटे। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि चंद्रा का जो एक्ट है वो जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो अनरीजनेबली बिहेव कर रहा था और उसे बोनस नहीं दे रहा था। दूसरा ऑप्शन है कि चंद्रा हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि चंद्रा वाज ऑन स्ट्राइक अलोंग विद अदर वर्कर्स, इसलिए उसको इम्यूनिटी है हर बाकी एक्शन से। और पांचवा है कि चंद्रा हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, क्योंकि वो जो भी काम कर रहा था वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के चलते कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट चंद्रा हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ। ठीक है, क्योंकि उसने गड़बड़ किया, उसने प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस। अगर आप किसी ऑफेंस की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसे हम ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं मान सकते। आफ्टर मेकिंग द प्रिपरेशन, ठीक है, अगर आप उस एक्ट का काम करते समय उसके लिए कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, विद द इंटेंशन टू कमिट इट, इट इज एन अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। ठीक है, जो कि अपने आप में ही विच इज बाय इटसेल्फ एन ऑफेंस। ठीक है, नाउ यहाँ पे पहले हम फैक्चुअल सिचुएशन देखें। जय एक पर्सन है जो चाहता था, वांट्स टू किल वीर। ठीक है, इसलिए वो गन खरीदता है, ठीक है, गोलियां खरीदता है ताकि वो मर्डर कर सके। ठीक है, उसके बाद वो वीरू को ढूंढने में लग जाता है, और जब जैसे ही जय वीरू को देखता है वो गन लोड कर देता है और उस पे एम करता है और ट्रिगर कर देता है, लेकिन गन जो है वो चलती नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, उसने पूरी तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, वो तो मारना ही चाहता था, बस वो तो गन नहीं चली। ठीक है, तो अब इस केस में जो होगा, क्या होगा, जय गिल्टी होगा या नहीं होगा? उसने तैयारी तो पूरी की, मारना तो पूरा चाहता था, लेकिन गन नहीं चली। इस केस में जय विल बी गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर फ्रॉम द मोमेंट ही टेक्स एम एट वीरू। जैसे ही उसने वीरू पे एम किया, तब से ही वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होगा।
भले ही गन चली नहीं, लेकिन उसने अटेम्प्ट तो किया था, कोशिश तो की थी पूरी कि मैं सामने वाले को मार दूं। तो यही है आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके okay, so today we discussed about this full your क्राइम थिंग, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। कल की क्लासेस में मैं वापस जो है वो कुछ नया जो आपके रीजनिंग है, लीगल जीके है वो है, और क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस करूंगी। ये आपकी रिवीजन क्लास चल रही थी अभी तक क्राइम की, ठीक है। क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट की रिवीजन क्लास में ले चुकी हूँ, ठीक है। अब आपका फैमिली वगैरह बच रहा है तो वो मैं अगले उसमें ले लूँ। लेकिन कल की क्लास में हम जो रिसेंट हैपनिंग्स हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप टुडेज क्लास वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है क्लास में तो वो क्लास में मैसेज बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप जिन लोगों ने भी सिम्बायोसिस का एग्जाम दिया है, ठीक है, उनका अच्छा गया होगा। अगर कोई भी इशू आया हो एग्जाम में तो आप लोग पूछ सकते हैं। Okay, that's it for today. Thank you.